अगर आप बात करेंगे गुड टच बैड टच, गर्व मुझे इससे है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। लेकिन समाज को समझना चाहिए कि हम भी समाज के ही एक हिस्सा हैं, हम कोई अलग नहीं है या कोई कलंक नहीं है। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर की ब्लेसिंग आपके लिए इतनी फलदायक हो सकती है, तो जब आपके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हुआ है तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि आप घर में भगवान आ गया है। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। टाटा स्टील की पहली लेडी, पहली ट्रांसजेंडर लेडी जिसको टाटा स्टील ने जॉब दिया और भावी समाज सेवी हमारे बीच आज मौजूद है अमरजीत सिंह शेरगिल। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, जोहार। पहले हम आपके पर्सनल जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन कैसा था मैम? परिवार का कैसा सहयोग था? देखिए, अगर बचपन की जहाँ बात करेंगे, सिर्फ ये मेरा नहीं, मेरे जितने समाज के लोग हैं हर एक को ये झेलना पड़ता है। जब हम छोटे होते तब तो हमें पता ही नहीं होता कि हम अलग हैं, और जब मैच्योर होते हैं तब बहुत सारी गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, लोग भी हमसे कर बैठते हैं। अगर आप बात करेंगे गुड टच बैड टच, जो आज बहुत प्रचलन में है, जब हम छोटे थे तब ये था नहीं। तब कोई भी किसी तरह से हमें टच करता था या गलत हरकतें करता था, हमें पता ही नहीं चलता था। ऐसे बहुत बच्चों के साथ हुआ, बहुत सारी अनहोनियाँ हुई, और इस कारण मैंने स्कूल भी छोड़ा। ऐसे कई बच्चे हैं जो भी स्कूल छोड़ते हैं। तो क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा परिवार सहयोग नहीं करता, इसलिए हम समाज से कोई अपेक्षाएं नहीं रखते, क्योंकि हमें हमारा परिवार संभालता है, पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन अगर आप हमारे समाज की बात करेंगे तो परिवार हमसे घृणा करता है, और ये घृणा क्यों करता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन समाज को समझना चाहिए कि हम भी समाज के ही एक हिस्सा हैं, हम कोई अलग नहीं है या कोई कलंक नहीं है। लेकिन इस भेदभाव को दूर करने में बहुत समय लग जाएगा, शायद 10 वर्ष और लग जाए। तो बचपन बहुत मुश्किल से बीता, पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से हो पाई, और चीज़ें बहुत मुश्किल थी उस वक्त में। और आज भी मैं उस चीज़ों को झेलती हूँ। आज भी आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई योजनाएं हमारे लिए नहीं है, या समाज में हमें लेकर के किस तरह की कोई रुचि नहीं होती है। रुचि तभी लोग दिखाते हैं जब लोगों को ब्लेसिंग लेना होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप समझ रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर की ब्लेसिंग आपके लिए इतनी फलदायक हो सकती है, तो जब आपके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हुआ है तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि आप घर में भगवान आ गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी घर में पैदा होते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिजड़ा पैदा हो गया, किन्नर पैदा हो गया, इसको निकाल दो बाहर, बदनामी का कारण है। भाई, बदनामी का कारण क्यों है? आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आपके घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हुआ है। हर उस भाई बहन को प्राउड फील करना चाहिए जिसका भाई या बहन ट्रांसजेंडर है। उस दोस्तों को प्राउड फील करना चाहिए जिसका दोस्त ट्रांसजेंडर है। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि कोई ट्रांसजेंडर आपकी दोस्त है। लेकिन लोगों की सोच पता नहीं कैसी है कि लोग आज भी हमारे साथ घूमने में, हमारे साथ बात करने में बहुत शर्म खाते हैं उनको। और कई जगह तो कई बार मैं अगर ऐसे रूप में चली जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसा देखते हैं कि जैसे मंगल ग्रह से आ गई। ऐसा लोगों का देखना होता है, तो कई जगह मैं भी खुद को अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मैम, आपके घर का क्या सहयोग रहा बचपन में? देखिए, घर का सहयोग नहीं था, क्योंकि घर वालों को हमेशा ये लगा रहता था कि तुम लड़के ही बन के रहो। लेकिन मैं तो लड़का थी ही नहीं, तो लड़का कैसे बनूंगी। काफ़ी प्रयास भी उन्होंने किए, कई तरह की इलाज भी करवाए, और सब लोग करवाते, सिर्फ मेरे माता पिता, हर एक के माता पिता इलाज करवाते हैं। डोंगियों के पास लेकर के जाते हैं कि पूजा पाठ करवा दे, बच्चा सुधर जाए। तो बच्चा सुधरे कैसे? उनमें उसमें वो बचपन से देन है, वो कैसे सुधर सकता है? दोस्तों का क्या सहयोग रहा मैम? क्योंकि आज तक देखा जाता है कि अगर जैसे ही मित्रों को पता चलता है, दोस्तों को पता चलता है कि आप अलग हैं, तो एक अलग नजरिए से देख, तो आपके साथ ये कैसा रहा? दोस्तों का क्या सहयोग? देखिए, दोस्तों का सहयोग अगर मैं बोलूँगी तो जब उनको पता नहीं था तब तक वो काफ़ी घुल मिल कर रहते थे, और जैसे उनको पता चल गया कि मैं ऐसी हूँ तो कुछ लोग का जो टच था वो सेक्सुअल टच होता था। वो मतलब उनका हमेशा था कि मेरे घर चलो, मेरे साथ आज रात रहना, मेरे साथ वहाँ चलो वहाँ चलो। और जहाँ सपोर्ट की बात थी, सपोर्ट कोई नहीं करता था। तो दोस्त ने कभी हमें स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि वो स्वीकारेंगे कैसे? क्योंकि अगर एक दोस्त अगर मेरे साथ चलता था, दूसरा दोस्त ने बोला भाई तुम किन्नर के साथ रिलेशन रख रहा है क्या, तो अगला भी छोड़ देता था। क्योंकि अब देखिए, सबको इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो उनको भी अपनी इज्जत प्यारी थी, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज अगर मैं अभी बात करूंगी तो अभी जाके मेरे दोस्त बने, क्योंकि मैं एक समाज में अच्छे कार्य कर रही हूँ।
लेकिन जब मेरा कोई वजूद नहीं था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। आपने स्कूलिंग कहाँ से की और कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो रामगढ़ ज़िले से हुई है और मैंने पढ़ाई 6वीं तक की, क्योंकि 6वीं तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। जैसे मैं हाई स्कूल गई, वो मेरे को याद है, वो पहला दिन जब मैंने हाई स्कूल में पहला कदम रखा, तो पूरा स्कूल मुझे देखने लग गया और एक लड़के के मुँह से आवाज़ आई, देखो छक्का आ गया। तो वो वर्ड ने मुझे झिझोर दिया कि मेरा नाम जो अमरजीत है, उस जगह पे लोगों ने नाम नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला देखो छक्का आ गया। उसके बाद मैंने किसी तरह से 1-2 महीने क्लास की। 1-2 महीने क्लास करने के बाद जब मुझे वॉशरूम जाना होता था, बहुत सारी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ता था। जब छुट्टी हो, जब मतलब कि हाफ टाइम होता था, जब सारे बच्चे क्लासरूम में चले जाते थे घंटी लगने के बाद, उनके क्लासरूम के जाने के बाद मैं वॉशरूम इस्तेमाल करती थी। तब तक मैं ऐसी रहती थी कि मैं कौन से वॉशरूम जाऊँ, मेल में जाऊँ फीमेल में जाऊँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा, आज भी वो दुविधा है कि मैं कौन से वॉशरूम जाऊँगी। जब सभी अपने क्लासरूम में चल जाते थे, फिर मैं वॉशरूम जाती थी और उस वॉशरूम के दौरान भी मेरे साथ बहुत चीज़ें गलत हुई। तो मैंने बोला बस बहुत हुआ, पढ़ाई को छोड़ना चाहिए। फिर मैंने अपनी छठी, मतलब वो 7वीं कक्षा गई थी, लेकिन मैंने 6वीं ही बोलूँगी, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ छोड़ी। फिर मैंने प्राइवेट से 10th का एग्ज़ाम दिया और फिर अभी 10th तक ही मैंने पढ़ाई की। टाटा स्टील में जॉब करना आज भी एक गर्व की बात होती है कि आप टाटा स्टील में हैं। आपने टाटा स्टील कैसे ज्वाइन किया? देखिए, गर्व मुझे टाटा स्टील में होने ना होने से नहीं फ़र्क पड़ता। गर्व मुझे इससे है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। टाटा स्टील ने मुझे लिया, मैं टाटा स्टील का धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं, मेरे साथ मेरे समाज के और लोगों को लिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े पैमाने में पूरे भारतवर्ष ने, टाटा स्टील ने ऐसी पहल की, कितनी बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स को लिया। लेकिन लेना और उनको लेकर के आगे मतलब चीज़ों को रखना, दोनों अलग बातें होती हैं। अगर आप किसी बच्चे को घर में ला रहे हैं और घर में सिर्फ ला के रख दे रहे हैं, उनको खाना पीना सही समय से नहीं दे रहे, तो वो लाना लाना नहीं होता है। आज भी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं होती हैं, बहुत सारे से लोगों को हरास होना पड़ता है। तो कंपनी को चाहिए कि सही सभी चीज़ों को सही करे और जो एक्चुअल जो ट्रांसजेंडर का नीड है उसको फुलफिल करे। तो अभी मैं सर्विस में नहीं हूँ, अभी मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन टाटा स्टील का सपोर्ट हमेशा में मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे उनका क्या बिहेवियर रहता था मैम आपके साथ? देखिए, एम्प्लॉय की अगर बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, अगर मैं आपसे बोलूँगी कि कोई फल मैंने ला के आपको दिया कि आप ये खा लो, जब तक आप उस फल को नहीं जानेंगे आप उसे नहीं खाएंगे। अगर मैं आम दूंगी तो आम कब खा लेंगे, लेकिन ऐसा फल जिसके बारे में आज तक आपने नहीं जाना, अगर मैंने वो फल आपको दिया, आप कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको उस फल का स्वाद नहीं पता है। उसी तरह जब तक लोगों को मेरे बारे पता नहीं हो कि मैं क्या हूँ, तब तक लोग मेरी अच्छाइयों को नहीं जानेंगे। लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हम ट्रेनों में मांगते हैं, सिग्नलों में मांग रहे, या घर में बधाइयाँ होती तभी वो देखते, तो लोगों को पता है कि हम लोग यही करते हैं। जब लोग हमारी दूसरी छवि को देखते हैं तो लोगों में एक पॉजिटिव थिंक आती है कि हाँ, ये लोग दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो जो जानते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, जो नहीं जानते उनको पता है कि वो वैसे ही हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे मैम, जो आज भी जहाँ के हर किसी को सरकार ने इतनी सुविधा तो दी है कि पढ़ाई आप कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, तो आज वो सेक्टर को छोड़ के, जॉब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आज जो ट्रेन में अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, योजनाएं तो सरकार की बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो योजनाओं पे काम कहाँ होता है। अगर आप स्कूलिंग की बात करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2000 लड़कियों के बीच अगर मैं आपको छोड़ दूँ पढ़ने के लिए, आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। 2000 लड़कियों के बीच एक लड़का नहीं पढ़ सकता और ना लड़कों के बीच एक लड़की पढ़ सकती। उसी तरह हमारा समाज, अगर आप बोलेंगे कि महिलाओं या पुरुषों के साथ कंफर्टेबल होकर बैठ के पढ़ पाए, तो बहुत मुश्किल है। और हमारी संख्या भी उतनी नहीं है ना, क्योंकि जब हम मिच्योर होते तभी हमें पता चलता है कि हम अलग है। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे बात करूंगी, आपने कभी छोटे बच्चे ट्रांसजेंडर नहीं देखे होंगे जो स्कूलों में होंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है ना कि वो क्या है। पता कब चलता है, जब वो मिच्योर होते हैं। तो मिच्योर होते होते कई लोग 8वीं पास कर गए, कोई 10वीं पास कर गए, कोई 12th दे दिया, तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है वो कंसेप्ट। और जो भी अगर आप ट्रांसजेंडर देखेंगे, कोई 8वीं है, कोई तीसरी, कोई चौथी तक किसी ने पढ़ाई करी है, तो शिक्षा का माध्यम बहुत कम है। और जो बात आपने कहा है कि वो ट्रेनों में मांगते, मांगना इतना आसान नहीं होता। एक ताली ठोक कर हाथ फैलाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मजबूरी है, क्योंकि पेट की जो भूख होती है ना, आपसे बहुत कुछ करवा देती है। तो जब हमें घर से परिवार निकालता है, हमें संभालता कोई नहीं है, हमारा गुरु हमें संभालता है। तो गुरु का जो पैसा होता है, अगर गुरु ट्रेन मांगने वाला है तो मुझसे ट्रेन मंगवाएगा, अगर गुरु सेक्स वर्क करता है मुझसे सेक्स वर्क करवाएगा, अगर गुरु बधाई करता मुझे बधाई कर, गुरु मुझे सपोर्ट देता है। लेकिन गुरु के पास भी उतना वो सक्षम नहीं है ना कि वो मुझे खिला सके, क्योंकि वो तो मांग रहा है ना। तो मैं मांगती हूँ,
और अगर मैं आपसे बोलूंगी कि मैं ट्रांसजेंडर, मुझे आप अपने घर में काम दे, मुझे काम नहीं देंगे। लोगों का ये सोचना होता है कि अगर मैं उस जगह पे हूँ तो माहौल को बिगाड़ रही हूँ, मेरे लिए लोग ऐसा हो जा रहे। भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप ये देखिए कि गलती मैंने नहीं, अगले ने भी गलती की है, तब ये चीज़ें होती हैं। देखिए, समाज को हमेशा हम ही गलत लगते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। उन्हें पता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है नहीं, इस पर हम दोषारोपण कर दे। जैसे आपने भी सरकार की बात की, सरकार ने बहुत सारे राइट्स लाए, बहुत सारी चीज़ें। आप देखिए किसी पे भी काम हो रहा है, आप ट्रांसजेंडर बिल की बात करेंगे, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप पूरे झारखंड में घूम जाइए, ट्रांसजेंडर के लिए आपको एक भी शौचालय नहीं मिलेगा, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से सामुदायिक भवन सरकारों ने नहीं बनाया। तो फिर ये सरकार के नियम निकालना और उस पर काम होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप जो गुरु का बात किया, अपने गुरु की, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कौन थे आपके गुरु और अभी कहाँ हैं? मेरी गुरु हैं यहाँ जमशेदपुर में है, शकीला नायक जी, और दो गुरु हैं, नीलू नायक हैं और रेखा नायक जी हैं। ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं, समाज को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। इनके पास में करीब 50 चेले हैं जिनको ये संभालते हैं, रखते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो काम करें उनको काम भी करवाते हैं। तो इनका सपोर्ट है हमें, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना शायद हमारा अस्तित्व नहीं है। आपने जो माला पहना है, कि आपके समुदाय को जब डेथ होती थी तो हिंदू धर्म में जलाने नहीं दिया जाता था, मुस्लिम धर्म, जो दोनों ही धर्मों से आप लोगों को हल्का सा नेग्लेक्ट किया गया। तो आपने अभी जो रुद्राक्ष धारण किया है, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो आप किस समुदाय पे ज्यादा फोकस है? देखिए, समुदाय की यहाँ बात नहीं आती है, बात आती है कि सनातन धर्म की बात है यहाँ पे। आप शुरू से देखेंगे कि सबसे पहले सनातन धर्म इस धरती पे आया था। तो पहले जब हम थे, सनातनी थे, हम मंदिरों में पाए जाते थे। आप देखेंगे कि देव, दानव, गंधर्व, किन्नर हमारा वेदों में भी नाम आता है, क्योंकि हम इतने पवित्र थे। तो जब मुगल शासन आया, मुगल ने भारत में काफ़ी समय तक राज किया। तो जब वो आए, उन्होंने देखा कि हम सबको तो हरा सकते, किन्नरों को नहीं हरा सकते हैं। तो उन्होंने हमें उठा उठा के मंदिर से हरम में रखना शुरू कर दिया। हम हरम में रहने लगे, धीरे धीरे मुस्लिम कल्चर को फॉलो करने लगे। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जब ये देखा कि हम सबसे लड़ पा रहे हैं लेकिन किन्नरों से हम नहीं सक पा रहे, उन्होंने हम पर 377 एक्ट लगा दी। हमें क्रिमिनल एक्ट के अंदर डाल दिया कि कोई भी किन्नर मतलब साड़ी नहीं पहन सकता, नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। अगर जो ऐसा करता था उसको क्रिमिनल कह के गोली से उड़ा दिया जाता था, मतलब मार दिया जाता था। तो किन्नर जो है जंगल में रहने लगे, छिप छिपा करेंगे और सारी चीज़ों को छिप छिप कर करने लग गए। आप देखेंगे 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमें आज़ादी कब मिली? 2018 में, जब धारा 377 हटी। सोचिए हमें कितना समय लग गया हमें आज़ादी पाने में। खुद के लिए हम फाइट करते 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 यहाँ पे आए, जहाँ जैसे आपने जो बात कही दफन वाली या जलाने वाली, पहले के समय में चाहे हिंदू धर्म की बात करें चाहे मुस्लिम कौम की बात करें, कोई हमें स्वीकार नहीं करता था। आप देखेंगे कि वेदों में जब हमारा जिक्र है तो आप हमें स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? मानव का नाम नहीं है लेकिन हमारा नाम है उसमें। तो स्वीकारता नहीं थी। अभी आप देखेंगे जब हम किन्नर अखाड़ा से जुड़ रहे हैं, जब हमारी एक पहचान बन रही है, तो लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो शिव शक्ति का रूप है, ये रुद्राक्ष भी शिव का आधार ही है। तो हम शिव शक्ति के रूप से माने जाते हैं, इसलिए मैं इस वेशभूषा में रहती हूँ, इतना श्रृंगार करके रहती हूँ, क्योंकि मैं शिव को अपनी शक्ति मानती हूँ। और जब ये वस्त्र पहनती हूँ तो मुझे एक शक्ति का एहसास होता है, तो बस इसलिए ये धारण करती हूँ। और मैम, किन्नर अखाड़ा जो आपने बताया, ये देश में अभी कितना है और आगे क्या प्लान्स है इसका? देखिए, किन्नर अखाड़ा जो है वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी उनको मतलब आगे देख रेख करती उनकी, और बहुत अच्छा उनका काम है पूरे भारतवर्ष में। जो हमारा समुदाय है उनको कैसे सनातन धर्म में लाना है और सारी चीज़ों को करना, उनके माध्यम से आज हमारे शवों को जलाया जा रहा है। पहले हमें मतलब शमशानों में जगह नहीं दी गई थी, जलाने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं और आने वाले समय में और बदलेगी और चीज़ें बहुत सामान्य होंगी। आप लोगों पे मैम यूजुअली 1-2 महीने में एक मूवी या वेब सीरीज जरूर ही आ जाता है, जिसमें आज भी यही दिखाया जाता है कि आप लोग वहीं डाउन है, आपके समुदाय को डाउन दिखाया जाता है, फिर एक दिखाया जाता है कि अब किया गया। तो आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, नज़रिया जो है वो देखने के ऊपर है। अगर आप देखेंगे हमेशा किन्नरों को मतलब हमेशा कॉमेडी के रूप में दिखाया जाए। पहले के टाइम में वही था कि अगर कोई कॉमेडी करना है तो किन्नर को लाके खड़ा कर दिया, तो हम हंसी के पात्र हैं। तो इसको चेंज करने की जरूरत है। आज क्या होता है कि वेब सीरीज में तो अधिकतर झूठ ही दिखाया जाता है, सच्चाई को तो बहुत कम ही दिखाते हैं। कोई भी आता किन्नर बन के वेब सीरीज बना लेता है। कभी आपने एक्चुअल किन्नर से जाके पूछा है कि उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो जूझ के आज अपनी जिंदगी को जी रहा? कभी आप उससे पूछते नहीं। अगर उसने 1 रुपये बताया तब 100 रुपये वेब सीरीज में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो चीज़ों को सही दिखाइए, गलत मैसेज लोगों को मत दीजिए। आज की डेट में मैम आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है जब आप एक लेवल पे हैं,
आप समाज सेवी हैं, आप टाटा स्टील में जॉब कर रही हैं, आपका लेवल कहीं हद तक बाकियों से बहुत ऊपर है। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि आप एक जानते हैं, एक महिला के लिए कार्य करना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल हमारे लिए होता है। मैंने रुद्राक्ष धारण इसलिए किए हैं क्योंकि ये लोगों की नज़र से ही मुझे बचाता है। जो पहले मैं जब थी तो मैं रुद्राक्ष नहीं पहनती थी। जब लोगों के पास काम मांगने या कुछ सब मदद मांग जाती थी तो लोगों का अट्रैक्शन हमेशा दूसरी तरफ जाता था कि ये किन्नर है तो इसको आसानी से हम अपनी तरफ आकर्षण करके इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लॉ में भी अगर सरकार एक महिला के साथ अगर रेप होता है तो उसको 6 साल की सज़ा और कितना लाख रुपए जुर्माना है। और हमारे लिए क्या है कि 6 महीने की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना। तो सरकारें भी कहती किन्नर को आसानी से आप इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोगों का भी यही सोच है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और ये सोच बदलेगी। जिस तरह से हम काम करें, संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है लेकिन चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन मुझे पता नहीं समय में सब कुछ होगा। आगे के डेट में हम अमरजीत सिंह गिल को कहाँ देखेंगे मैम? देखिए, देखने की जहाँ तक बात है तो मैं यही मानती हूँ कि जब तक आप डाउन अर्थ रह के कुछ नहीं करें तब तक कुछ नहीं होता। ऊपर उड़ना बहुत आसान है लेकिन ऊपर से गिरना भी उतनी जल्दी हो जाता है। इसलिए मुझे ऊपर नहीं उड़ना, मुझे नीचे रह के ही काम करना और मैं अपने लोगों के बीच में रह के काम करना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं बनना कि अमरजीत यहाँ चलेगी, अमरजीत तक पहुँचना मुश्किल है, वो नहीं होना है मुझे कभी। क्या मैम आप जो भी आप काम करेंगी वो अपने ही समुदाय के लिए करेंगी या फिर बाकी भी समुदायों में आप जुड़ी रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने समुदाय के लिए करती हूँ। अभी आप देखेंगे अभी रविवार को हमने करीब 200 पेड़ बांटे। अभी जिस तरह से वर्षा हो रही है कि लोगों से यही अपील करी कि जो पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, ये बहुत ज़रूरी था। तो सिर्फ मैं अपने समुदाय के लिए कार्य नहीं करती हूँ, मैं सबके लिए कार्य करती हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ। सबसे पहले मैं एक मानव हूँ, किन्नर बाद में हूँ। तो मेरे लिए मानव सब है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मेरा समाज हो। तो मुझे सबको देखना है, सिर्फ खुद को नहीं देखना है। पूरे समाज के लिए मैम एक लास्ट संदेश जो आप देना चाहें, आप अपने समुदाय को बचाने या फिर उनको उस लेवल में रखने के लिए कि वो भी समान है हमारी तरह, कोई अलग नहीं है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, संदेश बस मैं यही देना चाहूँगी कि हर एक को एक नज़र से देखिए। आप ये मत सोचिए कि वो लड़का है, लड़की है, किन्नर है, ये मत देखिए, भेदभाव मत कीजिए क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने आज में आप हर एक से प्रेम कीजिए क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। आप लाख मंदिर चले जाइए, लाख गुरुद्वारे चले जाइए, लाख चर्च चले जाइए, लाख मस्जिद चले जाइए, पूजा कर लीजिए, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है ना तो आप ईश्वर की भक्ति कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर एक मानव से प्रेम करना है और अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर ईश्वर है। तो आप सुन रहे थे अमरजीत सिंह शेरगिल को और इन्होंने कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर किसी को समान माने और खास करके जो इनकी समुदाय है उनको आप लोग अलग ना समझे, ये भी हम जैसे ही हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।